एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम इसका थर्ड चैप्टर का पार्ट 2 करने वाले हैं, मीडिया हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, जो मैं आपको पहले कवर करवा चुकी हूँ। स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय प्रेस की भूमिका और नेताओं के विचार। उसका चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 2 है वर्नाकुलर। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे। इसमें दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। पहला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और अमृत बाजार पत्रिका, और दूसरा है बाल गंगाधर तिलक का स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं ओवरऑल आपको बता दूंगी। तो हम पढ़ते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और अमृत बाजार पत्रिका। इस एक्ट ने विशेष रूप से भारतीय भाषा में लिखे गए समाचार पत्रों को लक्षित किया। ये जो एक्ट था ना, मैं आपको बताऊं क्या था। तो इसने जो है ना इंडियन जितने भी वो थे समाचार पत्र जो इंडियन लैंग्वेजेस में थे, उनको इसने लक्षित किया था। उनको ना उन पे प्रतिबंध लगाया था। सारे जो रोक थी वो उन्हीं पे थी। जो इंग्लिश लैंग्वेजेस में या अदर लैंग्वेजेस में थे ना, उन पर नहीं थी। जितने भी इंडियन लैंग्वेजेस वाले थे ना, सिर्फ उन्हीं उन्हीं पत्रिकाओं पर रोक थी, ताकि लोग उनको पढ़ ना सके। क्योंकि शिक्षित तो पहले ही लोग कम थे, तो बाहर की लैंग्वेज तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। स्थानीय लैंग्वेज लोगों को आती थी, उसमें भी बहुत कम लोग थे जो शिक्षित थे, जो पढ़ सकते थे। तो इस एक्ट को भारतीय राष्ट्रवादी विचारों के सख्त विरोध का सामना करना पड़ा। तो इस एक्ट को भी ऐसे नहीं है कि लागू कर दिया तो अब हम सह लेंगे। तो लोगों ने इसको पूरा विरोध किया। इसके विरोध में क्या हुआ, कलकत्ता टाउन हॉल में एक विशाल सभा बुलाई गई, जिसमें सार्वजनिक विषय का पहला उल्लेखनीय आंदोलन ही विरोध, आंदोलन तो नहीं कहेंगे इसको, विरोध कहेंगे। लोगों ने इसका विरोध किया, पहला विरोध था एक तरह से। कई सार्वजनिक संगठनों और प्रेस ने अधिनियमों के विरोध और अभियानों का नेतृत्व किया। इसमें बहुत सारे अलग अलग अभियान चलाए गए इसको हटाने के लिए। तो लॉर्ड रिपन को ना मजबूरन इस एक्ट को हटाना पड़ा था। और भारतीय समाचार पत्रों ने ऐसे प्रतिबंधों का मुकाबला किया। अमृत बाजार पत्रिका ने अपने लेख अंग्रेजी और बांग्ला दोनों में प्रकाशित किए। तो जो थी इसमें अमृत बाजार पत्रिका, उसका एक रोल है, एक एग्जाम्पल दिया गया है इसमें। जब ये एक्ट लागू हो गया ना कि अब जो भी इंडियन लैंग्वेज में छपेगा तो वो उसको जो है ना बैन कर लेंगे, या उनकी जो मशीन है ना वो भी जब्त कर सकते हैं इस एक्ट के अंदर। तो उन्होंने क्या करा, अमृत बाजार पत्रिका थी उसने रातों रात ही दो न्यूज़पेपर छाप दिए। एक इंग्लिश लैंग्वेज में छाप दिया और एक बांग्ला, दोनों में छाप दिया उसने। ब्रिटिश जो सरकार थी उसका क्या था इरादा, पत्रिकाओं पर त्वरित कार्रवाई, त्वरित मतलब एकदम से तुरंत कार्रवाई करने का था। लेकिन जब इस एक्ट को मंजूरी मिली तो अधिकारी यह जानकर हैरान रह गए कि अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात उसे एक अंग्रेजी दैनिक में बदलकर उन्हें मात दे दी। उन्होंने इसको एक अंग्रेजी दैनिक बना दिया रातों रात ही, पर उन्होंने दोनों लैंग्वेज में से छापा था ये। फिर हम पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक का स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन ने देश में ब्रिटिश सरकार द्वारा उत्पीड़न की एक नई लहर को प्रेरित किया। सरकार के उत्पीड़न ने कई बार फिर जनता को रोष और हताशा से भर दिया। स्वदेशी आंदोलन के लिए, क्योंकि जो रोष और हताशा, उनसे इतने निराश और इतने उत्पीड़न सह रहे थे ना, तो उन लोगों को गुस्सा आ रहा था। तो उसी के जो वो है ये अब आंदोलन हुआ, उसी की वजह से कई प्रकार के बम धमाकों ने सरकार को अंदर तक झंझोर दिया। जो व्यक्ति गुस्से में आतंकवाद के कृत्यों की ओर बढ़े, जब उनको इतना उत्पीड़न सहना पड़ रहा था ना, लोग उसकी तरह आतंकवाद की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इसलिए गांधीवाद की नीति थी अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मा। ठीक है। इसलिए जो गांधी जी की ये नीति चलाई गई थी, क्योंकि लोगों को पता, चोरी चोरी की घटना भी आपको इसे पता है, पुलिस थाने को बम से उड़ा दिया था। तो ये एक उसी तरह की घटना है। बम धमाके के वो होने लगे थे, और जो ब्रिटिश सरकार थी बिल्कुल डर चुकी थी इस टाइम पे, के लोग बहुत ज्यादा आक्रोश से भर चुके हैं। तो समाचार पत्र एक बार फिर हमले का प्राथमिक लक्ष्य बने। भारतीय मंच पर बम के उभरने पर तिलक ने कई लेख लिखे। उन्होंने लोगों की हत्या का, हिंसा का विरोध की बात की। तो तिलक को क्यों गिरफ्तार किया, बाल गंगाधर तिलक जी की बात हो रही है यहाँ पे, उनको क्यों गिरफ्तार किया है यहाँ पे। तो उन्होंने क्या करा था ना, इस पे बहुत सारे जो बम के धमाके हो रहे थे ना, उस पे बहुत बहुत सारे लेख लिखे, बहुत लोगों को मतलब बताया। क्योंकि घर में बैठा वो पता है, किसी को नहीं पता चलने वाला कि कहाँ पे क्या हुआ था। समाचार पत्र और न्यूज से ही तो हमें अब भी पता चलता है ना कि इधर क्या हुआ। अब सोशल मीडिया से ही पता चल जाता है हमें। तो इस चक्कर में उन्होंने इतने लेख लिखे, और जो हत्या और जो हिंसा का था ना, उन्होंने विरोध किया भाई उसका। आपको पता है हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा परमो धर्म है, हिंसा नहीं करनी। पर उन्होंने साथ साथ में जो ये हिंसा हो रही है ना, उसका जो जिम्मेदार है ना, उसको ब्रिटिश सरकार को ठहराया। जो ये असंतोष है, जो भी लोगों का आक्रोश है ना, वो ब्रिटिश सरकार की वजह से। आप ऐसे काम मत करो तो जनता भी ऐसे काम नहीं करेगी। तो इसके चलते है ना, बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। राजद्रोह का मुकदमा चलाया इनके ऊपर।
उन्होंने स्वयं को दोषी न मानकर और साहसपूर्वक स्वयं को संचालित करते हुए बहादुरी का प्रकाश प्रदर्शन किया। उन्होंने स्वयं को दोषी नहीं माना, तुम मान लो भले ही, उन्होंने नहीं माना। तो एक दयालु पुलिस ऑफिसर था, उन्होंने उसको छोड़ दिया कि तुम बच के जाओ यहाँ से, और है ना ब्रिटिश सरकार के नजर से दूर रहना और दोबारा ऐसे काम मत करना। सलाह दी उन्होंने ऐसी उसको, बाल गंगाधर तिलक जी को, पर उन्होंने माना नहीं। और वो हंस के उन्होंने एक टिप्पणी की उनपे कि जो ब्रिटिश सरकार ने तो पूरे ही देश को जो है ना जेल बना रखा है, और हम सब कैदी हैं उस जेल के। बस अंतर इतना है कि बड़ी कोठरी से हम छोटी कोठरी में जा रहे हैं, बस इतना सा अंतर है। बाकी पूरा देश तो उन्होंने अपने अंडर ले ही रखा है ना। तो जूरी ने तिलक को फिर से दोषी पाया, ठीक है ना। केवल 2 भारतीय सदस्यों ने असहमति जताई इस पे, केवल 2 ही थे जिन्होंने कहा नहीं ये दोषी नहीं है, बाकी किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो न्यायाधीश डावर ने ना बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष निवासन की सजा दी और उन्हें मांडले जेल भेज दिया। तो दोबारा दोषी ठहराया तो दोबारा पकड़े गए, उन्हें 6 वर्ष की सजा हुई और मांडले जेल भेज दिया गया। जेल का नाम तिलक की तरह प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने का संकल्प लेते हुए सार्वजनिक बयान दिए गए। तो बहुत सारे बयान तिलक जी के ऊपर दिए गए कि नहीं ये जो हुआ सब कुछ गलत है, इनकी सजा को रद्द करा जाए, ऐसे ऐसे। उनकी सजा के समाचार पत्र पर पत्रिकाओं में बॉम्बे शहर के बाजार बंद कर दिए गए। अब इस पे भी थोड़ा सा विरोध जताया गया था लोगों ने। बॉम्बे शहर के जितने भी बाजार थे वो बंद कर दिए। पहले पता मुंबई को बॉम्बे बोलते थे। 1 सप्ताह तक ऐसे ही रहा था। 6 दिनों तक शहर की कपड़ा फैक्ट्री बंद कर दी, ट्रेन यार्ड के कर्मचारियों ने काम करना बंद कर दिया। इतने सारे विरोध हुए थे पर सजा हुई थी उनको। तो इसको पूरे चैप्टर का सारांश क्या है, तो सारांश इसका यही है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रेस को मुक्त करने के आंदोलन ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय में योगदान दिया। कब की बात हो रही है, 19वीं शताब्दी की, ठीक है ना। उसमें जो है राष्ट्रवाद आंदोलनों में और राष्ट्रवाद को एक चरम स्तर पर ले जाने और हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए कैसे कैसे योगदान दिया था प्रेस ने, उसकी बात हुई है। पूरा सारांश यही है इसका। राष्ट्रवादी आंदोलन के नव शिक्षित बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रवादी प्रेस का मार्गदर्शन और संचालन किया। प्रारंभिक अवस्था में भी प्रेस ने औपनिवेशिक सरकार की दमनकारी नीतियों की आलोचना करने का साहस किया। वो प्रेस ही थी जिसने सबसे पहले साहस किया था ब्रिटिश के खिलाफ बोलने का, और किसी में हिम्मत नहीं थी। सब ब्रिटिशरों से डरते थे क्योंकि वो इतने दमनकारी थे और उनका पूरा राज था, वो कुछ भी कर सकते थे उनके साथ। तो इसलिए सब डरते थे। पर प्रेस ने लोगों को एकजुट किया। वो एक तरह से ना एकता में बलय वाला काम हुआ था, क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे प्रेस के चक्कर में। तो एकता में बल था। एक अकेला इंसान तो कुछ नहीं कर सकता, ये बात सच है। पर अगर एक खड़ा होगा तभी तो सारे खड़े होंगे ना। बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, तो ये वही है। तो जब एक जना खड़ा हुआ, प्रेस ने इसकी शुरुआत कर दी। उन्होंने वो नहीं डरे। उनको जितनी भी दमनकारी नीति थी सब कुछ उन्होंने बता दिया। और इसलिए प्रेस का एक जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आज भी। इसलिए वो हमारे 4 पिलर में से एक है। लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स में से एक होता है प्रेस, मीडिया। थैंक यू। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करूंगी।